Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। हरियाणा के बड़ौदा में उपचुनाव होना है, 3 नवंबर को मतदान होना है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा विधायक थे। बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया था। उसके बाद 3 नवंबर को अब मतदान होना है। सभी पार्टियों के नेता अपनी साख बचाने के लिए लगे हुए हैं और ओम प्रकाश चौटाला इनेलो सुप्रीमो पिछले कई दिन से यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे साथ चौटाला साहब कई दिन से आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, क्या माहौल यहाँ पर नज़र आपको आ रहा है? यहाँ मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, चाहे आप किसी व्यक्ति से पूछ लें कि जितने उम्मीदवार यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं उन सब में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी सबसे आगे, सबसे अधिक वोटों से जीतेगा। और उसका मुख्य कारण एक ही है कि पार्टी के प्रति समर्पित है शुरू से। और पिछले चुनाव में हमने इसको प्रत्याशी बनाया था, ये चुनाव हार गया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी लोगों से वैसे ही जुड़ा रहा। लोगों के दुख सुख में, लोगों की तकलीफ मुसीबत में संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व का मालिक है, पार्टी के प्रति समर्पित है। दूसरी पार्टियों के जो लोग लड़ रहे हैं वो तो पता नहीं कहाँ से आए हैं, कैसे। कांग्रेस वालों से पूछना कि ये तुम्हारा मेंबर था क्या कभी? चौटाला साहब 15 साल से कांग्रेस का विधायक लगातार यहाँ पर था, उससे पहले इनेलो की सीट मानी जाती थी। अरे तो अब कैसे उस पर प्रभाव डालोगे? भूपेंद्र हुड्डा भी कहते हैं कि बड़ौदा मेरा गढ़ है, उसको कहाँ देखते हो? किस नज़रिए से कहता है वो गढ़ को? कोई वजह तो बताए। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा और इस 10 साल के अरसे में इस गांव में कभी आया हो, किसी में गांव के लोगों की कोई बात की हो, कोई विकास के यहाँ काम करे हो? हमने तो जो काम किए वो सबको दिखाई दे रहे हैं, सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और हमारे प्रति लोगों को फिर ये उम्मीद है कि ये अगर दोबारा सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। सर, भाजपा पिछले 6 साल से प्रदेश में सरकार भाजपा की, वो भी कहते हैं कि हमने बड़ौदा में विकास करवाया है, 2 कॉलेज बनाएंगे, IMT खोलेंगे, कारखाने यहाँ पर लगाएंगे हम, और वो युवाओं को रोजगार देंगे। उनसे पलट के लोग पूछते हैं, आप भी पूछ लेना कि तुम 6.5 साल में नहीं लगा पाए, अब कैसे लगाओगे? 6.5 साल से लगातार मुख्यमंत्री है, 6.5 साल के अरसे में कभी किसी गांव में नहीं आया, कोई विकास के काम यहाँ नहीं किए। अब झूठा वायदा फिर दे रहा है। और पहले जो चुनाव घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया उस वायदे के मुताबिक एक भी काम नहीं किया। MSP के तहत लोगों को उत्पादन नहीं खरीदा जा रहा। आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी भी धर्म और मज़हब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ, और चाहे किसी के रोज़गार, व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन क्यों ना हो, सब लोग परेशान है सरकार से। और ये निरंतर और परेशानियां बढ़ा रहे हैं। अभी रिसेंटली लोकसभा में जो 3 बिल इन्होंने पास किए हैं, कोई उस पर डिबेट नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई। ज़बरदस्ती 3 बिल ऐसे लगा दिए जिससे सारे देश के लोग बर्बाद हो जाएंगे। इस सरकार की तो एक नीति है कि योजनाबद्ध तरीके से पैसा इस देश के 15-20 बड़े औद्योगिक घरानों के पास जाए, अंबानी हैं, अडानी हैं, ताकि उनसे सीधा पैसा ले लें। ये तो लूट मचाने पर लगे हुए हैं, इन्हें देश से कोई प्यार नहीं, पैसे से प्यार है। किसान अपना उत्पादन मंडी में बेचने के लिए लेके जाए और उसे वापस घर ले जाना पड़े, उसके लिए कितनी अपमानजनक बात है। और जो 2 क्विंटल उनकी ले ली, उनकी पेमेंट अब तक नहीं हुई है। सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र की सरकार ने जो दाम तय किए उसके मुताबिक वो उस उत्पादन को खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं हमने भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाया, लाखों युवाओं को रोजगार हमने दिया, कारखाने हमने प्रदेश में लगाए हैं, उसको कहाँ देखते हैं? किसी एक का तो बताए कि फलां लड़के को हमने नौकरी दी है, एक का भी बता दे। और मैं तो प्रत्यक्ष रूप में सज़ा भुगत रहा हूँ, और मेरी सज़ा का मुख्य कारण यही है कि हमारी सरकार के वक्त में
कुछ बच्चों को नौकरियां मिली थी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद एक साजिश और षड्यंत्र रच के और मुझे इसकी सज़ा करा दी। मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इसमें भ्रष्ट लोगों को पैसे लेकर के लगाया। जिन बच्चों को मैंने नौकरी दी थी उनकी तो प्रमोशन हो गई और मैं सज़ा काट रहा हूँ। मैं उन दोनों से पूछता हूँ, अब कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी, आप भी पूछना उनसे कि किसी एक बच्चे को तो नौकरी लगाई हो। और ये बीजेपी, कांग्रेस के, जेजेपी के कोई भी लोग जो मिल यहाँ आते हैं लोगों के पास, उनसे पूछना कि तुम चुनाव जीतने के बाद थैंक्स करने आए थे गांव में, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी गांव में जाके धन्यवाद नहीं कर सके। अब ये गांव में घुसते हैं लोग, इनको पीटते हैं, जगह जगह बोर्ड लगा रखे लोगों की हमारे गांव में मत आना, और पुलिस की संरक्षण में जाते हैं लोग, पुलिस को भी पीटते हैं साथ। ये हालत आज है। प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जेजेपी, इन्होंने जो वादे चुनाव से पहले किए थे, क्या लगता है 1 साल में कुछ पूरे किए इन्होंने? एक भी वायदा तो ये बताए जो पूरा किया हो। इनके किसी भी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए, उनमें से किसी एक का तो कहेंगे हमने वो वायदा पूरा कर लिया। एक काम तो करते हैं, तो पैसा तो लूटते हैं। इनसे आप एक प्रश्न पूछ लेना, हमारे देश की एक परंपरा है, हमारी संस्कृति में है, हम गरीब की मदद करते हैं। आप और मैं, कोई भी हो, सोच है हमारी। और कोरोना की वजह से देश में बहुत परेशानी बढ़ी, लोगों ने आर्थिक तौर पर मदद की इसमें, क्योंकि पाबंदी घरों में ये लगी कि आप घरों से बाहर नहीं जा सकोगे, दुकानदारों की दुकानें बंद हो गई, लोगों के पास खाने का सामान नहीं था। सार्वजनिक संस्थाओं की तरफ से, गुरुद्वारों की तरफ से, मंदिर की तरफ से, मस्जिदों की तरफ से लोगों को जो सामान दिया गया, वो सामान सरकार ने लेकर बांट दिया लोगों को। वो तो सरकार ने अपने खाते में खताया, उनका नहीं माना, और उसकी एवज में सरकार के खजाने से जो पैसे जितने बढ़ते थे वो अपनी जेबों में डाले। ये तो उनसे पूछ लेना, ये तो सरेआम हुई बात है। स्कूल बंद है ना, और बच्चों से 5 रुपये महीना ले रहे हैं टैक्स। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इसलिए माँ बाप स्कूल में भेजते हैं ताकि वो पैसे के लालच में स्कूल जाएं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे बच्चे निखर करके आएँ। अगर वो उच्च पदों पर बैठेंगे तो वो गांव के विकास में रुचि लेंगे कि नहीं लेंगे। उन बच्चों से भी 5 रुपये महीने का टैक्स ले रहे हैं कोरोना की आड़ लेकर के। इससे भी ज़्यादा कोई लूट की कहानी हो सकती है। हमारी सरकार सन 2005 में गई थी और सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार के खजाने में छोड़ के आए थे। आज मौजूदा सरकार की हालत ये है कि 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है, 2 लाख करोड़ से। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए हर महीने लोन लेना पड़ता है इनको। क्या हालत है देश की। और फिर भी ये बेशर्म और ढिठाई से चुनाव मैदान में आए। चुनाव में इनके अपने प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस वालों से पूछना कि ये जो तुमने प्रत्याशी खड़ा किया है, ये तुम्हारी पार्टी का मेंबर था कभी? कहाँ से लाए? कांग्रेस तो कहती है हमने एक आम किसान को, गरीब युवा को टिकट दी है यहाँ से। ओहो, मैं ये कहाँ कहता हूँ कि जो लड़ रहे हैं वो गरीब नहीं है, किसान है, मान सकता हूँ। लेकिन वो पार्टी के लोग तो ये तो बताएं कि तुम्हारी पार्टी के ये कभी मेंबर थे क्या? ये तो पूछ सकते हो आप उनसे, उन कैंडिडेट से भी पूछ लो, उनसे भी पूछ लो, लोगों से भी पूछ लो। और भूपेंद्र हुड्डा एक बात और कहते हैं चुनाव प्रचार के दौरान कि मेरा तो अंतिम चुनाव है, अगर मैं हार गया तो मैं अपने घर, तुम अपने घर, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे बीच में रहूँगा। इसको क्या मानते हो आप? हम ये कहाँ कहते हैं कि वो बीच में नहीं है, बीच में है। हम ये तो नहीं कहते कि ये सुसाइड कर जाएगा, मर जाएगा। इससे ये पूछ लेना, ये बात शोभा नहीं देती मेरे मुंह से, लेकिन आप चूँकि सवाल पूछते हो। चौधरी रणवीर सिंह की डेथ हो गई थी, और डेथ होने के बाद
डेड बॉडी को भी 5 दिन तक घर में रखा था। ये रोहतक के लोग इनसे पूछ लो। और डेड बॉडी जो थी वो 5 दिन तक रोहतक में थी, और उस 5 दिन में इन्होंने प्रयास किए थे, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, कि मेरे पिताजी का दाह संस्कार जमुना के किनारे हो, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का दाह संस्कार जमुना के किनारे हो। अब वो तो अलाउ नहीं किया उन्होंने। 5 दिन तक डेड बॉडी घर में रखनी चाहिए। बतौर मुख्यमंत्री ये हालत है इनकी। क्या क्या पूछो इनके, कौन से किस्से बताऊंगा मैं? अगर बताने लग गया तो मेरा तो सारा समय आपके साथ ही बीत जाएगा। चौटाला साहब, आप कहते हो मध्यवर्ती चुनाव होंगे, अगर ये सीट जीतते हो तो? अगर ये सीट इनेलो जीतती है तो क्या मध्यवर्ती चुनाव हो पाएंगे? निश्चित रूप से। इसकी एक साफ वजह ये है कि फिर सत्ता पक्ष के लोगों में भगदड़ मच जाएगी। आज भी भाग रहे हैं लोग। हमारी पार्टियों में जितनी ज्वाइनिंग हुई आप देख लें, और आम आदमी की ज़बान पे एक बात है, आप किसी से पूछ लो, विरोधी से भी पूछ लो, वो भी आपको यही कहेगा कि सरकार तो इंडियन नेशनल लोकदल की ही अच्छी थी, और जब हमारा पार्टी का प्रत्याशी जीत जाएगा तो सत्ता पक्ष में भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएंगे, और जब गठबंधन टूट जाएंगे, सरकार का पतन हो जाएगा, तो फिर सिवाय मिड टर्म पोल के और तो कोई चारा ही नहीं। बगैर सरकार के तो कोई प्रदेश नहीं रह सकता, और सरकार नहीं होगी, जब सरकार माइनॉरिटी में आ जाएगी तो फिर और क्या इलाज होगा। निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव। आप कई बार कहते हो दुष्यंत चौटाला साथ होता तो मुख्यमंत्री होता, और अब राज्यसभा सांसद राज्यसभा में चले जाते, अब फिर हरियाणा की परिस्थिति भी और होती उस समय, क्या मानते हो इसको? अगर दुष्यंत हमारे साथ ही होता और हमारी पार्टी अगर जीतती तो हो सकता है पार्टी के चुने हुए विधायक उसी को नेता मान लेते, तो चीफ मिनिस्टर बन जाता। ये तो जनतंत्र की परिभाषा है, खुलेआम है, इसको तो आम आदमी समझता है। मैं कोई ऐसी बात करने के पक्ष में नहीं हूँ जिस बात का मुझे जवाब देना पड़े। जो प्रत्यक्ष में ठीक चीज़ होती है उसको सब लोग जानते हैं, उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। यही प्रश्न पलट के मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो यहीं से बिलोंग करते हो ना? नहीं, आपकी बिलोंग कहाँ से करते हो? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से करते हो। जितने उम्मीदवार ये लड़ रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा क्या हमारा उम्मीदवार इस देश में पार्टी के प्रति समर्पित पहले नंबर का कैंडिडेट है कि नहीं है? आपसे ही पूछूं, बोलो। वो तो जनता तय करेगी ना, अब बड़ौदा की। आप भी तो जनता में ही हो। अरे हम तो पत्रकार है, जनता तय करेगी ना। पत्रकार तो ठीक है, फटकारवर तो नहीं हो आप। वो तो बात ठीक है चौटाला साहब, पर वो जनता तय करेगी ना किसको बनाना यहाँ से विधायक, किसको नहीं। मैं आपसे यही पूछता हूँ कि आप जानते हो इस इलाके में, आपको व्यक्तिगत जानकारी है, मैं तो लोगों से पूछ के बताता हूँ, और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे मैं जानता हूँ। पिछली दफ़ा भी ये हमारा उम्मीदवार था कि चुनाव हार गया था, लेकिन चुनाव हारने के बाद निरंतर लोगों से जुड़ा रहा, हर एक के दुख सुख में जाता है, हर एक के संघर्ष में जुझारू तौर पर काम करता है, पार्टी के प्रति समर्पित है। इस पे किसी प्रकार का कोई दाग नहीं। ये तो आम आदमी से पूछ लो, आप किसी से ही पूछ लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी से पूछ लो। ये थे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला है। इन्होंने कहा है कि अगर इनेलो चुनाव यहाँ से बड़ौदा से जीतती है तो मध्यवर्ती चुनाव होंगे और गठबंधन की सरकार और टूटेगी और दोबारा से फिर चुनाव होंगे प्रदेश में। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।